हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सेशन है वो बिजनेस स्टेट्स का जो है वो चल रहा है, और जो बचे हुए एमसीक्यूज थे वो आज के सेशन में हो जाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर वो है आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और पैरामीट्रिक टेस्ट। इनको आपको मैच करना है। इसमें ये बोला गया है कि कौन सा जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इक्वल होता है पैरामीट्रिक टेस्ट के। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। फ्राइडमैन टेस्ट, मैन विटने, क्रुस्कल, विलॉक्सन। वहां पर आपके पैरामीट्रिक में वन वे अनोवा, टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट एंड टू वे अनोवा। बताइए, ये काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा, चाहे तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हो चाहे तो पैरामीट्रिक। यहाँ से एक क्वेश्चन 110% आएगा। चलिए, मैं आपको पहले यहाँ पे चार्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए चार्ट। तो ये आपका एक चार्ट है जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मुझे इसको रीसाइज कर लेने दीजिए, ये आपको दिख जाए यहाँ पर। नहीं भी दिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ओरली भी बता दूंगी, ठीक है। पैरामीट्रिक टेस्ट, पेयर्ड टी टेस्ट, जहां पर पेयर्ड में टी टेस्ट होता है वहां पर वो नॉन पैरामीट्रिक के बराबर होता है विलॉक्सन वाला। स्पेलिंग रॉन्ग है, विल्सन नहीं विलॉक्सन, ठीक है। वहीं पे अगर अनपेयर्ड की बात करें तो मन विटने यू टेस्ट लगाया जाता है अनपेयर टी टेस्ट की जगह। अगर मैं बोलूँ, अगर आप पेयर टी टेस्ट है इसकी जगह आप नॉन पैरामीट्रिक वाला कौन सा टेस्ट लगाओगे, तो मैम हम इसमें विलॉक्सन का लगाएंगे। अनपेयर टी टेस्ट में हम विटने का लगाएंगे। पियोसन कोरिलेशन है तो स्पीयरमैन कोरिलेशन हो जाएगा। और वन वे अनोवा की अगर बात करूं मैं यहाँ पे आपकी, तो क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट लगता है, ठीक है। वही अगर आपको टू वे अनोवा की बात करें तो आपका फ्राइडमैन टेस्ट लगता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देती हूँ, अब इसको सॉल्व कर लीजिए अब। तो सबसे पहले क्या लगेगा, फ्राइडमैन टेस्ट टू वे अनोवा होगा, ए का 4। मन विटनी टेस्ट क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था, टी टेस्ट, जो कि अनपेयर्ड होता है मन विटने। और आपका क्रुस्कल का कौन सा मैंने आपको बताया था, वन वे अनोवा। और आपका विलॉक्सन कौन सा होता है, पेयर टी टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसको जूम करने दीजिए मुझे, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये। सैम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर, प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर या फिर मेजरेबल एरर। बताइए। पहली बात तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। देखिए, पहले तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा आपका स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा अटपटा है ना, क्योंकि सेट्स में जो वर्ड्स होते हैं काफी अजीब होते हैं जो समझ में नहीं आते, तो मैं बहुत सिंपल सा आपको बताती हूँ। देखिए, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, जब आप कोई पॉपुलेशन है उसमें से जब आप सैंपल लेते हो, तो आप ये चेक करते हो कि आपने जो सैंपल लिया वो आपके पॉपुलेशन से कितना डिफरेंट है। यही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, कितना अलग है, ठीक है। अगर आपने कोई पॉपुलेशन में से कोई सैंपल लिया, लेकिन वो अगर बहुत ज्यादा क्लोज है आपके पॉपुलेशन से, बहुत क्लोज रिजल्ट आया है, तो फिर स्टैंडर्ड एरर उसमें बहुत कम होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर बहुत कम होता है। वही अगर आपसे आपका जो पॉपुलेशन से आपने जो सैंपल लिया उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी पास पास नहीं है आपके पॉपुलेशन से, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड एरर बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
If each value in a given set of a data is divided by 4, how will it affect Carl Pearson coefficient of skewness? इसमें ये बोला गया है कि जो डेटा सेट है अगर हम डिवाइड करते हैं उसको 4 से तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता देती हूँ, इट विल नॉट अफेक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वैल्यू। आंसर नंबर सी आप इसलिए राइट होगा। देखिए अगर आप कोई भी चाहे तो चेंज ऑफ ओरिजिन करिए, चाहे चेंज ऑफ स्केल करिए, चाहे तो आप कोई भी डेटा में ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जो है वो चेंज नहीं होगा, वो अफेक्ट नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, चाहे डिवाइड हो, चाहे आप मल्टीप्लाई बाई 4 हो, चाहे सब्ट्रैक्ट बाई 4 हो, चाहे एडेड बाई 4 हो, कार्ल पियर्सन इफेक्ट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए सी ऑप्शन, इट विल नॉट अफेक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वैल्यू, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपको मैच द कॉलम लगाना है। देखिए सबसे इजी, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर, अनोवा, मैन विटने। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सप्लेनेशन में नॉन पैरामीट्रिक लिखा हुआ है, पैरामीट्रिक लिखा हुआ है, तो इससे बहुत इजी हो जाएगा आपको। अभी मैंने बताया पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते थे, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा। ठीक है, और आपको मैंने बताया था मन विटने, विलॉक्सन, फ्राइडमैन, ये सब आपके नॉन पैरामीट्रिक होते हैं। काई स्क्वायर, तो अब एक बात बताइए, जेड बोला गया है यहाँ पर, काई स्क्वायर बोला गया है। देखिए काई स्क्वायर का दो कीवर्ड याद रखिएगा हमेशा, एक तो गुडनेस ऑफ फिट याद रखिएगा, एक आप एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स याद रखिएगा। आप अभी भी अपने कहीं भी आप अपने नोट्स में इसको पॉइंट को ऐड कर लीजिए। काई स्क्वायर के दो याद रखने हैं पॉइंट्स, एक तो गुडनेस ऑफ फिट, एक आपको रखना है एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स, ये तो ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है ना, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आपका काई स्क्वायर लग गया, बी का फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद आप एक बार यहाँ पे देखो नॉन पैरामीट्रिक लिखा हुआ है, तो नॉन पैरामीट्रिक जेड टेस्ट, अनोवा और मैन विटने में से कौन सा है? तो मैम मन विटने जो है वो नॉन होता है। तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं पढ़ा और मैंने बस कीवर्ड पहचाना और यहाँ पे टिक लगा दिया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो मैन विटने टेस्ट होता है वो कंपेयर करता है जो आपके इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं उनकी जो मीन वैल्यू आती है ना, जैसे आपके जो दो सैंपल्स हैं, ठीक है, उनकी जो मीन वैल्यू आएगी उनका डिफरेंस जो है ना वो आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो आपका मन विटने बताता है। अब बात करते हैं आपका जेड टेस्ट। तो जेड टेस्ट क्या होता है मैम? पैरामीट्रिक तो होता है और अनोवा भी पैरामीट्रिक होता है। अब इसमें हम कैसे पता लगाएंगे? इसमें आप पता लगाएंगे लार्ज साइज्ड सैंपल। यहाँ पे कीवर्ड देखिए, लार्ज साइज्ड सैंपल। ठीक है, तो लार्ज साइज सैंपल कौन सा होता है? जो 30 से ज्यादा होता है, जेड टेस्ट। वही अगर स्मॉल साइज आ जाता तो 30 से कम, टी टेस्ट। तो यहाँ पर लग गया जेड टेस्ट, थर्ड का आंसर। अनोवा, अनोवा जो है वो दो सैंपल्स के मीन वैल्यू का डिफरेंस कंपेयर करता है, इसे बोलते हैं अनोवा या फिर एफ टेस्ट। ठीक है, दो सैंपल की मीन वैल्यू का डिफरेंस का कंपैरिजन करना अनोवा का काम, जिसे बोलते हैं एफ टेस्ट। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कहीं भी एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स था तो मैंने काई स्क्वायर लगा दिया, नॉन पैरामीट्रिक डेटा था तो मैंने मन विटने लगा दिया, फिर बोला लार्ज साइज सैंपल तो मैंने जेड टेस्ट लगाया क्योंकि जेड टेस्ट लार्ज सैंपल होता है। अनोवा, जब किसी भी सैंपल के दो मीन कंपेयर किया जाता है उनकी वैल्यू का डिफरेंस, उसको बोलते हैं अनोवा या फिर एफ टेस्ट। अब मैं आपको यहाँ पर आपको दिखाती हूँ पूरा चार्ट जिससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले क्या आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पता है? डू यू नो द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन? यस मैम पता है। ओके, अगर नहीं पता है तो नहीं पता है तो टी टेस्ट यूज करेंगे, नहीं पता है तो टी टेस्ट यूज करेंगे, और अगर पता है तो जेड टेस्ट करेंगे। वही अगर आपका सैंपल साइज 30 से ज्यादा है यानी लार्ज सैंपल है तो कौन सा टेस्ट होगा? जेड टेस्ट होगा। अगर वही आपका सैंपल साइज 30 से कम है तो कौन सा टेस्ट यूज किया जाएगा? टी टेस्ट। तो याद रखिए टी टेस्ट जो होता है वो सैंपल साइज स्मॉल के लिए होता है, 30 से कम। दूसरा, इसके अंदर हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन का पता नहीं होता। इसी का उल्टा होता है जेड टेस्ट, जहां पर लार्ज सैंपल के बारे में पढ़ाया जाता है प्लस ग्रेटर देन 30 सैंपल, और यहाँ पर हम लोग को स्टैंडर्ड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पता होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं आपके टेस्ट के बारे में।
तो जेड टेस्ट मैंने बोला लार्ज सैंपल्स, टी टेस्ट जहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है, हमें पता नहीं होता और स्मॉल सैंपल होता है। अनोवा मल्टीपल ग्रुप्स की मीन को कंपेयर करना, अभी बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आपको एक और चार्ट दिखाती हूँ यहाँ पे। सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना आप लोग बस मैं आंसर बता दूंगी और आप लोगों ने रट लिया, ऐसे नहीं होते क्वेश्चंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए थोड़ी मेहनत आप लोगों के लिए मैं यहाँ करती हूँ कि आप लोग रटे नहीं। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक देखिए, पैरामीट्रिक में एक होता है वन सैंपल, एक होता है टू सैंपल। तो एक सैंपल रहता है तो हम लोग कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं मैम? टी टेस्ट और जेड टेस्ट। टी टेस्ट कब करते हैं? जब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें अननोन होता है, पता नहीं होता और सैंपल साइज छोटा होता है 30 से कम। जेड टेस्ट कब करते हैं? जब लार्ज सैंपल साइज होता है ग्रेटर देन 30 और हमारे पास क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होता है, पता होता है। लेकिन वही पैरामीट्रिक टेस्ट में अगर दो दो सैंपल्स होते हैं तो यहाँ पर पेयर्ड टी टेस्ट और अनपेयर्ड टी टेस्ट लगाया जाता है, ठीक है। वही नॉन पैरामीट्रिक में अगर एक सैंपल की बात करी जाए तो काई स्क्वायर, रन टेस्ट, बायनोमियल टेस्ट लगाया जाता है। वही अगर दो सैंपल की बात करें, दो सैंपल में एक होता है इंडिपेंडेंट सैंपल, एक होता है पेयर्ड सैंपल, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो अलग अलग सैंपल से लिए जाते हैं, पेयर्ड में से दोनों सैंपल जब एक साथ पेयर्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो जब इंडिपेंडेंट होता है तो उसमें हम काई स्क्वायर, मन विटने लगाते हैं, मीडियन का यूज करते हैं। वही अगर पेयर्ड सैंपल है, वही अगर पेयर्ड सैंपल है तो हम लोग विलॉक्सन का लगाते हैं, मैकनेमर का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये जरूर याद रख लीजिए, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं अपने। ये है आपका मैच द कॉलम क्वेश्चन, मैच द कॉलम क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। आगे इसको तो आपको लर्न करना पड़ेगा, फॉर्मूले पे है ये पूरा। तो इसमें सबसे पहले है आपका प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला रहेगा वो सेकंड रहेगा आपका, रूट में सिग्मा पी एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर। फिर आपका रहेगा बाइनोमियल, तो बाइनोमियल का फॉर्मूला सिंपल है, एनपी क्यू का रूट। बाइनोमियल का तो इजी फॉर्मूला है, इससे आप सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन। उसके बाद आपका हाइपर ज्योमेट्रिकल, तो इसका एक सी का फोर्थ हो जाएगा, जिसमें आपका रूट n1 डिवाइड बाई एन, n2 डिवाइड बाई एन, n माइनस एन डिवाइड बाई n माइनस वन, ठीक है। फिर डी का आपका फर्स्ट यूनिफॉर्म वाला b माइनस क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 का रूट। तो ये तो फॉर्मूले याद कर लीजिए, आंसर नंबर ए सही है इसका। आंसर नंबर ए इसका सही है, तो फॉर्मूले आप लोग लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के कौन कौन से फीचर्स हैं जो सही हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट, सच दैट देयर प्रोबेबिलिटी एड अप टू वन और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। बताइए इसका आंसर। पहली बात तो कलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते क्या है, अब मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर डी है यहाँ पर, ईसीडी। आपको पता ही नहीं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते क्या है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जब एक चीज नहीं होती तो दूसरी होगी। ये क्या है मैम, एक चीज होगी तो एक नहीं होगी? हाँ भाई, एक चीज होगी तो दूसरी नहीं होगी, और एक चीज नहीं होगी तो दूसरी होगी, ये क्या है? देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कॉइन जब हम फ्लिप करते हैं तो हेड आता है तो टेल आता है, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो मैंने वही चीज बोली ना, हेड नहीं आया यानी हेड की नॉट हैपनिंग, तो टेल का हैपनिंग हुआ कि नहीं हुआ? भाई हेड नहीं आया तो टेल आया ना, एक चीज नहीं हुई तो दूसरी चीज हुई। समझ रहे हो आप? इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इसका सबसे पहला फीचर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिल्कुल सही, दोनों साथ में नहीं आ सकते। कभी देखा है कॉइन फ्लिप करा और हेड और टेल साथ आ गया? अब वो मत कहना कि कॉइन जो है वो खड़ा हो गया तो हेड भी टेल भी, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कभी भी कॉइन को फ्लिप करते हो तो कभी देखा है दोनों साथ में नहीं आ सकते, हेड और टेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी दोनों एक सेम टाइम पर दोनों नहीं आ सकते, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों हेड और टेल साथ नहीं आ सकते। दैट्स वाई इट्स अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंडेंट होते हैं, एक का इन्फ्लुएंस दूसरे पे जरूर पड़ता है। बी गलत हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी एड अप टू वन, बिल्कुल सही है। एक तो आपका जैसे समझ लीजिए ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है और आप इसको प्लस करोगे नॉन कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नॉन अकरेंस से, तो इनका जो एडिशन होगा हमेशा वन आता है, ठीक है। इनका एडिशन हमेशा क्या आता है? वन आता है, ये तो करेक्ट है। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव,
देखिए कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब ये तो सारे पॉसिबल आउटकम्स ही कवर करता है भाई, एक तो आएगा ही आएगा ना, एक चीज तो आएगी ही ना, अगर हेड नहीं है तो टेल तो आएगा ना, एक चीज का अक्रेंस तो होगा ही ना, इसीलिए इसको बोलते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, बिकॉज इट कवर्स ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ द सेम स्पेस। तो ऑप्शन नंबर डी, ए सी डी यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते क्या है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको डाइस का बताया, जब हम सॉरी वो कॉइन का बताया, जब हम कॉइन फेंकते हैं तो एक चीज होगी तो एक चीज नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In case of presence of outliers in a data set, which of the following can be better measure the central tendency? इनमें से जो है मोड, ट्रिम्ड मीन, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, हार्मोनिक मीन, इनमें से कौन सा जो है वो बेटर मेजर कर सकता है सेंट्रल टेंडेंसी को इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलियर? आउटलियर क्या होता है मैम? आउटलियर कभी पढ़ा है क्या होता है? देखिए आउटलियर होता है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, मेरे पास एक पूरा डेटा है और उसमें से एक डेटा जो है ना वो रेंज के बाहर है। ये कैसे हुआ मैम रेंज के बाहर है? चलिए एक एग्जांपल बताती हूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के हाइट का डेटा कलेक्ट किया, तो सबकी जो हाइट है ना, किसी की 5'3", 5'4", 5'5", 5'1", 5'2", 5'3, और एक स्टूडेंट ऐसा है जो 6 फीट है। एक स्टूडेंट की हाइट है 6 फीट। तो आप देख रहे हो मेरे जो डेटा थे, सारे जो डेटा थे वो 5'6", 5'5", 5'2", 5'3" तक कवर थे, मतलब 5 की रेंज में थे। लेकिन एक डेटा मेरा ऐसा आया जो 6'2" है, 6 फीट 2 इंच है। तो वो क्या हो गया, मेरे आउटलियर के बाहर है, मेरे डेटा से एकदम रेंज से बाहर है, उसे बोलते हैं आउटलियर। अब इसमें से कौन सा है जो बेटर मेजर कर सकता है? देखिए मीडियन, सबसे पहला आंसर होगा इसका मीडियन। मीडियन जो है ना वो क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। अब ये एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है मैम? एक्सट्रीम वैल्यू जो आपकी हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा और सबसे कम वैल्यू मैंने 1 लिखी यहाँ पे, और इनके बीच में मैंने नंबर दे दिए 3 और 2, और आप एक और चलो 6 ले लो यहाँ पे, 6 और 5, ये मैंने नंबर लिए 6, 3, 2, 5, 1। सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 6 नंबर, और सबसे लोवेस्ट कितना है? 1। तो ये क्या हुआ, एक्सट्रीम वैल्यूज है, हाई और लो। अब मीडियन तो बीच वाला निकालते हैं ना हम लोग, बीच वाली पोजीशन। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, फर्क पड़ेगा मीडियन निकालते टाइम? नहीं निकालते हैं। इसलिए इसका मीडियन आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। दूसरा होगा ट्रिम्ड मीन। अब मैम अर्थमेटिक मीन क्यों नहीं होगा? देखिए मीन को फर्क पड़ता है, मीन में क्या करते हो आप, सबका सम करते हो, 6+3+2+5 1 डिवाइडेड बाई n करते हो, तो इससे तो हाईएस्ट नंबर भी आ रहा है, लोवेस्ट नंबर भी ऐड कर रहे हो आप लोग। लेकिन ट्रिम्ड मीन में क्या होता है, ये हाईएस्ट का हटा देते हैं और लोवेस्ट हटा देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम का मतलब समझते हो ना, काट देना। तो हाईएस्ट वाला काट देते हैं, लोवेस्ट वाला काट देते हैं, इसीलिए ये अफेक्ट कम करता है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो बी और डी होगा, बी और डी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बाकी मोड क्यों नहीं होता? अरे मोड कैसे हो जाएगा, मोड तो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट ही नहीं करता ना। मोड तो, मोड में क्या होता है देखो, सब जो जितनी बार अकर करता है, जो जितनी बार अकर करेगा, जो जितनी बार ज्यादा नंबर अकरेंस आती है वो मोड होता है, तो ये तो अफेक्ट करेगा ना, हाईएस्ट लोवेस्ट नंबर से उसको तो फर्क पड़ता है। ठीक है, वही अर्थमेटिक मीन को भी पड़ेगा, क्योंकि हम सम करते हैं तो हाईएस्ट लोवेस्ट नंबर भी तो जोड़ देंगे हम उसमें। इसलिए हम लोग मीडियन और ट्रिम्ड मीन ऐसा होता है जिससे एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए वो सबसे बेटर माना जाता है, क्योंकि ये तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता हाईएस्ट और लोवेस्ट से, इसीलिए आंसर नंबर बी और डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको और दे नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने जब पढ़ाई की थी तो मुझे ये टॉपिक किसी ने कभी इस तरीके से समझाया नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रिम्ड मीन है, ये देखो ट्रिम्ड मीन है, इसमें काट दिया है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट आप देखो यहाँ से ये कट हो गया है। मैं आपको एरो से बता देती हूँ, ये देखो यहाँ से कट कर दिया इन्होंने, और एक यहाँ से कट कर दिया, हाईएस्ट और लोवेस्ट उन्होंने कट कर दिए ये। ठीक है ना, तो ट्रिम्ड बीच का, तो जब हाईएस्ट और लोवेस्ट कम कर दिए तो एक्सट्रीम वैल्यू से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी कॉलोनरिटी इन द रिग्रेशन एनालिसिस इज मेजर्ड बाय। ये तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, टॉलरेंस 1 - r²। मल्टी कॉलोनरिटी का क्या मतलब होता है, जब कोई भी 2 या 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेट करते हैं, जैसे हाइट और वेट। हाइट और वेट आपने देखा होगा ना कि इतनी हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए। किसी की हाइट अगर 6 फीट है तो उसका वेट 65 kg होना चाहिए, किसी का 55.5 हाइट है तो उसका 65 kg वेट होना चाहिए। तो वो चीज है मल्टी कॉलिनरिटी। तो इसका होगा एनालिसिस फॉर्मूला टॉलरेंस 1 - r²। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगेन आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, देखिए इस क्वेश्चन को, मैच द कॉलम है, उसमें 4 कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे।
सबसे पहले आप यहाँ पे देखो पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको क्या बताया था, पैरेटो 20-80 रूल होता है इनकम इनकम प्रॉपर्टी के बारे में। तो इनकम प्रॉपर्टी कहाँ पर दिया हुआ है, बी में इनकम प्रॉपर्टी दिया हुआ है ना, बस लग गया टिक, पैरेटो। अब आप बात करते हैं यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जब भी कोई इवेंट होता है ना, तो उसका जो वेटिंग टाइम होता है ना, कि जैसे कस्टमर जब आया, अराइवल हुआ, उसके पहले का जो वेटिंग टाइम है, जैसे कस्टमर जब आ रहा है कि भाई कस्टमर 6 बजे आया, तो जितना आपने वेट किया ना टाइम का, तो वो जो वेटिंग टाइम होता है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। तो यहाँ पर होगा टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव अराइवल ऑफ द कस्टमर इन क्यू, ए का थर्ड हो जाएगा। फिर अगर कहीं भी स्टॉक प्राइस की बात की जाए ना, स्टॉक प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, तो वो आप लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। लास्ट बचा आपका डी का सेकंड, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, जब आपकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है ना बहुत कम होती है, बहुत स्मॉल होती है, और लेकिन जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं बहुत लार्ज होते हैं। जैसे कितने नंबर ऑफ पर्सन ने कितना घंटा काम किया, कितने नंबर ऑफ पर्सन ने कितने टाइम में कितना मशीन ने काम किया, नंबर्स काउंट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। चार कॉन्सेप्ट एक ही में आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। ठीक है, पैरेटो होता है इनकम के लिए 80-20 रूल। पॉइजन की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफाइनाइट होते, जितना चाहे आप उतना ट्राई कर सकते हो ट्रायल्स, ठीक है, कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस रेट होता है बहुत स्मॉल होता है। वही बात करें एक्सपोनेंशियल की, तो एक्सपोनेंशियल जो वेटिंग टाइम होता है ना, जितना आपने इंतजार किया है वो कैलकुलेट होता है। और स्टॉक प्राइस की कहीं भी बात की जाए तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सबसे पहले, अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड टू मेजर द डेविएशन इन कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ड्यू टू इट लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल भी ठीक है, यहाँ पर ये आप लोगों को पता होगा डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी मेथड से भी हम लोग अर्थमेटिकल मीन का निकालते हैं, तो ये करेक्ट हो गया। फिर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कैलकुलेटेड एज अ मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100, बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है जी ये तो। स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी जीरो इन सम सिचुएशन, बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो जीरो हो सकता है सिचुएशन पे, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, सम सिचुएशन में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल जीरो होता है। कब होता है, जब आपकी वैल्यू सेम होती है। कैसे, जैसे आपके पास डेटा है 5 5 5 5, सब सब 5 5 5 5 सेम डेटा है, तो इसका मीन भी 5 ही निकलेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका जीरो निकलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकलेगा, जीरो। जब आपका डेटा सेम होता है जब ही स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो निकलता है, ये याद रखिएगा। तो ये वाला करेक्ट है बिल्कुल आंसर यहाँ पर। बचा क्या, बचा क्या आपका बी वाला। तो बी वाला यहाँ पर गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि इसका फॉर्मूला गलत है। जेड का फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। ठीक है, जेड स्कोर वैल्यू ऑफ एक्स इज अ रेशियो बिटवीन एक्स डिवाइडेड बाय मीन, नहीं, ये गलत हो गया। जेड स्कोर वैल्यू जो है उसका फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, जेड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इक्वल टू, ठीक है, एक्स, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एक्स माइनस म्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो अब यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स इज द रेशियो बिटवीन एक्स डिवाइडेड बाय मीन, नहीं, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला होता है जेड का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आपका मतलब गलत हो जाएगा, बाकी आपके सारे सही हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पे देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बोला गया है, बताइए कौन सा यहाँ पे यूज होगा। नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग एट द सुपर मार्केट पर आवर, ये तो बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ टाइपोग्राफिकल, इसमें नंबर पता लगाते हैं, इसका कीवर्ड ही नंबर है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल्स, बस एक और लग रहा है डाइस थ्रोइंग, डाइस थ्रोइंग थोड़ी ना है, मैंने आपको कीवर्ड दे तो दिया पॉइजन का, नंबर जहाँ पे आ जाएगा, नंबर्स ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल, नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ कस्टमर अराइवल, वो होता है पॉइजन। तो यहाँ पर डी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, ए बी सी ई, ए बी सी ई यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डाइस थ्रोइंग में तो नंबर नहीं है, जब बोलते ना नंबर ऑफ डाइस थ्रोइंग, थ्रो पर आवर, तब आपका सही हो जाता। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, स्टैट्स मुझे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मुझे डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझा के कोशिश करूँ कि जो मतलब आप लोगों को
स्टैट समझ में आए, रटना नहीं है आप लोग को, ठीक है। फिर अगेन एक क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले है मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी नेगेटिव और बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। करेक्ट है मैम ये तो। फिर बोला है फॉर एवरी पेयर ऑफ म्यू एंड द कर्व ऑफ द बेल शेप्ड, बिल्कुल बेल शेप्ड भी होता है, सिमेट्रिक होता है, ये तो आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द कोर्टिसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज लेस देन 3, गलत। भाई लेस देन भी होता है, मोर देन भी होता है, इक्वल भी होता है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। बी बोला है एनी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल पी एक्स इज स्मॉलर देन म्यू इज इक्वल टू पी एक्स इज ग्रेटर देन म्यू इक्वल टू 0.50, बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या बोला गया है इसमें, ये चीज बोली गई है कि यहाँ पर जो है ना 50% आपके अबव होता है और 50% आपके क्या होता है, बिलो होता है मीन के। ठीक है, आपको आए समझ में? एक मिनट, मुझे मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको इसको। चलिए, यहाँ पे क्या बोला गया है आपका, एक तो ग्रेटर है, एक में एक स्मॉलर है। तो यहाँ पे मतलब बोला गया है 50%, ठीक है। तो आपका जो 50% है, 50% है, ये 0.50 नहीं है, ये आपका बिलो द मीन भी होता है और अबव द मीन भी होता है, इसीलिए 0.50 बोला है। हाफ आपका बिलो द मीन होगा, हाफ आपका अबव द मीन होगा, ठीक है। इसी वजह से 0.50 यहाँ पर बोला गया है आपका। चलिए, तो आंसर नंबर डी यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कोर्टेसिस तो लेस देन भी होता है, जिसमें प्लेटो मीसो और आपका मैंने लैक्टो बताया था वही चीज है। फिर अगेन स्टेटमेंट आपके पास, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज जीरो, बिल्कुल करके देख लीजिएगा। द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियम इज द लार्जेस्ट, नहीं लार्जेस्ट नहीं होता, मिनिमम होता है। यहाँ पे तो बी वाला गलत हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन रेंज, बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा रेंज से कम होता है। और द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन द टेकन अबाउट द अर्थमेटिक मीन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिएगा हमेशा द सम जब हम करते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन का मीडियन हमेशा मिनिमम होता है, लार्जेस्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये आज का सेशन था, और आगे नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से यहाँ पर लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के मैं एमसीक्यूज टॉप 50 करा के जो है 50 कॉन्सेप्ट्स कराने वाली हूँ। तो तब तक अगर आपको मेरा वाकई ही क्वालिटी या कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर शेयर करके बताइएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।